ये नारा मत लगाना। मेरा काम अनुवादियों को बजाना, ढबली बजाना नहीं। ये काम तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता करेगा। मेरा काम है इस देश में मनुवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और गरीबों की बैंक बेटियों की तरफ जवाब उनका इलाज करना। प्यारे साथियों, आज आपसे 10वें साल में कुछ मांग रहा हूं, दोगे नहीं दोगे बताओ। तो जिस कार्यकर्ता को जो काम दे दिया है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, अपने काम को सबसे पहले पूरा करना है। ये शक्ति का निर्माण अपने अंदर करना है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है। हम उस व्यवस्था के खिलाफ है जो ऊंच नीच की बात है, जो भेदभाव की बात है। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम पहचान के विरोधी। हमारे बच्चों ने जो विचारधारा हमें दी है, उस विचारधारा के समर्थक है, उस विचारधारा के खिलाफ, जो संविधान के खिलाफ है, वो व्यक्ति हो, पार्टी हो, उसके खिलाफ, वीडियो बनाना, जो मानवता के खिलाफ है, बंधुत्व के खिलाफ है, भाईचारा के खिलाफ है, महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। मीडिया वाला ठीक है, मीडिया सीधी बात सब चल जाएगा, बिल्कुल सीधी बात। मैंने जो स्पष्ट कहा आज भी दोहराया, हम न किसी पार्टी के खिलाफ है, न व्यक्ति के खिलाफ है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है और जब तक हमें आखिरी लफ्ज सांस रहेगा हमारे शरीर में, लहू का आखिरी कतरा रहेगा, तब तक हम लोग इस विचारधारा को चलाते रहेंगे। आंदोलन है। अभी जौहर आजाद ने बहुत शानदार बात कही कि हम रहे ना रहे। मैं ये ऐलान से कह रहा हूं, हम रहे ना रहे, लेकिन हम इस संगठन को जब तक हमें लोग इतनी शक्ति देते रहेंगे कि ये संगठन सैकड़ों साल में, हजारों साल इस देश की राजनीति में, देश की व्यवस्था में अजर अमर रहेगा। इस बात का हम लोग विश्वास रखते हैं। और मैं एक चीज घोषणा इस बात में हमसे करना चाहता हूं, भीम आर्मी में हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जो आज जिला पंचायत का सदस्य है, वो जिले का सदस्य बन सकता है, जिले का अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। भीम आर्मी में ऐसा नहीं कोई भी है, ना मैं, ना अध्यक्ष जी, ना महासचिव साहब, ना और कोई साहब, ना और कोई साहब, कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इसमें अध्यक्ष या किसी महत्वपूर्ण पद में रहेगी। अगर हमारे बच्चों को भी काम करना है तो वो भी भीम आर्मी के सामान्य सदस्य बनकर काम करेंगे। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं। ये ऐसा संगठन नहीं होगा कि जिसमें पीढ़ियां 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 एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा कोई संकल्प, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमने इस पार्टी संगठन का नहीं लिखा। हमने इस संगठन का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि यहाँ आदमी की मेहनत, उसका संघर्ष, उसका समर्पण, उसका अनुशासन, उसकी शक्ति है। और ये उदाहरण है, अनिल जी गवाह है, जितेंद्र साहब गवाह है, बहुत सारे सुनील बैरेजा जी गवाह है, बहुत सारे लोग गवाह हैं कि जो अपने यहाँ विधानसभा के मेंबर रहे होंगे, विधानसभा के सदस्य रहे होंगे, विधानसभा अध्यक्ष रहे होंगे, जिले के अध्यक्ष रहे होंगे, वो अपने अपने प्रदेशों में अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं। ये किसी छिपा हुआ नहीं, ये सब है। ये भीम आर्मी का कार्यकाल इस बात को उदाहरण है, आप देख सकते हो। संघर्ष के बलबूते जो आदमी विधानसभा का अध्यक्ष था, वो आज राष्ट्रीय कमेटी का मेंबर है, राष्ट्रीय पदाधिकारी। ये दिया है भीम आर्मी। तो साथियों, मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं कि ये सामाजिक परिवर्तन का कारवा रुकना नहीं चाहिए। हम रहे ना रहे, कारवा चलता रहना चाहिए, कारवा आगे बढ़ना चाहिए।
कारगर मजबूत होना चाहिए। और अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो घर से निकलो और बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का, मानवता के सिपाही बनो, अपने टूटे हुए भाइयों को गले लगाओ। जिन महापुरुषों के नाम मैंने लिए उनके संघर्ष को पढ़ो। मैं बिहार की बात करता हूं, बाबू जगजीवन राम, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर। और मैं राजनीतिक वो हो सकता है, लेकिन मैं रामविलास पासवान जी के जो आज दुनिया में नहीं, मैं उनके काम को भी हम टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने भी बहुत कुछ करके दिखाया है। अगर मंडल कमीशन में किसी का योगदान है तो रामविलास पासवान जी को छोड़ा नहीं जा सकता। मानवर काशीराम साहब के साथ साथ श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। वो अलग बात है कि आज उनके बेटे उसी दल के साथ खड़े हैं जिस दल ने पिछड़ों के अधिकारों को रोकने के लिए अलग बात है। ये बात नीचे ये समझनी पड़ेगी। रानी के पेट से राजा तैयार होगा, यहाँ अमर ज्योति जैसे सिपाही भी अपने बीच में बैठे हुए हैं। नेता जनता बनाती है, नेता रानी के पेट से नहीं बनता। जितनी ताकत आपने दूसरों को दी, अमर ज्योति को दे देना, डंडा ठंडा इतना मजबूत है। मैं आपको इशारा से कह रहा हूं, समझदारी के लिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि समझदार बनो। मैं बिहार की बात करूंगा मेरे भाइयों। बिहार हर तीसरे दिन खबर आती है शेड्यूल कास्ट की बच्ची को रेप करके 8 साल की, 12 साल की, 15 साल की जला दिया, मार दिया। मैं भी आता हूं लगातार बिहार। पहला चुनाव आजाद समाज पार्टी ने बिहार में लड़ा, मैं लगातार आता। ज्योति के साथ अन्याय हुआ दरभंगा, छोटी बहन ज्योति, मैं आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ। एक बड़े अधिकारी ने कहा, सर ये आदमी सांसद जी का बड़ा खास है, गिरफ्तारी नहीं होगी सर। एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने कहा, चंद्रशेखर भाई कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम आईजी ऑफिस में कोविड का समय था, छू नहीं रहा था कोई किसी से, छू नहीं रहा था। बाप बेटे को देखना नहीं चाह रहा था। हम आईजी से मिले और हमने आईजी कहा कि 20 दिन आपके, 21वां दिन हमारा। अगर 20 दिन में गिरफ्तारी नहीं तो 21वें दिन 21वें दिन जो होगा उसका जिम्मेदार आप होंगे। 18वें दिन गिरफ्तारी हुई। जो कहते थे कि सांसद जी का खास है, गिरफ्तारी नहीं होगी। आप विश्वास करो, 18वें दिन गिरफ्तारी हुई और आईजी साहब ने फोन करके मुझसे बताया कि भाई गिरफ्तारी हो गई है, आपको कोई आंदोलन करने के लिए। जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। कोई आंदोलन देश भर में ऐसा नहीं होता जिसमें बिहार अपना भाग ना लेता। कोई बंद बुलाया जाए, कुछ भी बुलाया जाए, सबसे पहले पटना में भीम आर्मी के बहादुर नौजवान खड़े होते, बंद में अपना योगदान देते। और ये बात बिहार किसने कर रहा हूं, आज बिहार के धरती पे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, राजस्थान के कितने मामले हैं, अनिल जी और अडवाल साहब, कितने मामले हैं, जितेंद्र मेघवाल, मेघवाल, ओम प्रकाश रावत, कितने मामले हैं। हर दिन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है बिहार में। मध्य प्रदेश के कितने मामले हैं, ठीक है, ये देख रहे विद्रोही जी आए, कितने मामले हैं जिनमें लड़ाई लड़ी है भीम आर्मी ने। एक कितना बड़ा आंदोलन किया था 12 फरवरी को, 5 लाख लोग जुटाए थे, सरकार की जीत हराम कर दी। भीम आर्मी में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है भीम आर्मी में। बस उस शक्ति से भविष्य में क्या निर्माण करना है सोचो। अगर आपने वोट की ताकत से
चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा में नहीं भेजा होता मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरे प्यारे साथियों, तो क्या पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाने वाला था कोई? ईमानदार से बताओ। जो लोग ये कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी ये कर रही है वो कर रही है, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी जब कमजोरों पे जुल्म होता है, उनके बच्चों पे, उनके घरों पे उनकी जमीन छीन जाती है, उनको मारा जाता है, किसको दर्द होता है? जो लोग कहते हैं भीमानवी तक को ठीक था लेकिन आजाद समाज पार्टी नहीं बनानी चाहिए, तो आप मुझे बताओ, ईमानदार से दिल पे हाथ रख के बताओ, जब तक भीमानवी थी कौन सा राजनीतिक दल हमारा समर्थन करता था? बताओ जरा, हाथ उठाओ। आप जो कह दो मैं मान लूंगा। आप बताओ कोई राजनीतिक दल था जो कहता था कि ये नौजवान, ये बच्चे हमारे जो समाज के लिए लड़ रहे? बताओ ईमानदार से। हाँ भाई, मजाक उड़ाते थे, आरोप लगाते थे, आपके आंसुओं पे हंसते थे, लेकिन जब आजाद समाज पार्टी नाम का दल आया तो अच्छा की नींद उड़ गई। और कुछ लोग चले चले कहते थे पार्षद नहीं बन पाएंगे, सभासद नहीं जीत पाएंगे, चेयरमैन नहीं जीत पाएंगे, और जैसे जनता ने कहा कि अहंकार अच्छा नहीं होता और जनता ने वोट की चोट दी और आपका ये कार्यकर्ता सांसद बन गया, सबके मुंह बंद हो गए। मीट कैमरा लगा हुआ है ना। 2020 में यहाँ चुनाव हुआ, अमर ज्योति हुई गवाह, रामे प्रसाद जी गवाह, अमर साहब गवाह। एक सियासी दल ने उनसे कहा कि अलायंस करेंगे, बात करने सारी, और आखिरी मौके पे धोखा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उनको लगता है कि ये गुलाम है, ये इसको हराने के लिए हमें वोट करेंगे, उसको हराने के लिए हमें वोट करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए हमें वोट करेंगे, ये उनको लगता है। आप किसी को ताकत दे दो और आपके पास ताकत नहीं होगी। सांसद तो विपक्ष के बहुत सारे हैं, अगर आपका सांसद नहीं होता बताओ कोई आपकी आवाज उठाता क्या? बताओ जोर से उठाता क्या? उत्तर प्रदेश में भी हमने मिलकर लड़ने की बात कही। उत्तर प्रदेश में भी एक पार्टी ने हमसे वादा किया और आखिरी टाइम पे हमारे पीठ में छुरा हुआ। हमने सब पे भरोसा किया और उन्होंने सबने पूरी कोशिश की कि इस संगठन पे, इस पार्टी पे आरोप लग जाए कि ये फलानी की बी टीम है, इसकी बी टीम है, उसकी बी टीम है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जब से भीमानवी के कार्यकर्ताओं ने संविधान हाथ में उठाया, बड़े बड़े नेता संविधान लेके घूमने लगे, कहीं संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। ये भीमानवी की देन है। अगर आज किसी पर जुल्म होता है तो विपक्ष के दौड़े दौड़े भागते हैं कि हम पहले पहुंच जाए, हम पहले पहुंच जाए, हम पहले पहुंच जाए, फोटो खिंचवा ले। ये भीमानवी की देन है। कोई भी जाता था किसी के मरे में, किसी की तकलीफ में, बहुत सारी पार्टियों ने तो बैन लगा दिया था किसी के दुख सुख में नहीं जाना है। ये भीमानवी की देन। इसलिए आपसे कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई जीते कोई हारे, आपके मुद्दों पे तब तक बात नहीं होगी जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसलिए बिहार के मेरे भाइयों, हमें अपनी तरफ देखना है। अगर सब लोग इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर पार्टी क्यों बनाते? बाबा साहब ने पार्टी क्यों बनाई? उस समय बहुत सारी पार्टियां थी, कांग्रेस थी, लेफ्ट थे, अकाली दल थे, मुस्लिम लीग थी। बाबा साहब ने पार्टी क्यों बनाई? क्या बाबा साहब समझदार नहीं थे? बताओ, उनके जितना विद्वान तो कोई नहीं था ना। आज भी ये बात प्रासंगिक है या नहीं है? मैं गया था अभी अमेरिका, ओलंपिया यूनिवर्सिटी में लगी है स्टैच्यू, सिंबल ऑफ नॉलेज ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर लगी है स्टैच्यू, मैंने देखी। तो आप समझिए बाबा साहब ने पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे कि जब तक हमारे हाथ में ताकत नहीं होगी, हमारी समस्या को कोई नहीं बोलेगा। बाबा साहब चले गए, आखिरी पार्टी बाबा साहब ने मसौदा तैयार किया आरपीआई काम करने लगे, लेकिन आरपीआई के जरिए बहुत बड़ी शक्ति नहीं बनी राजनीति हमारी। मानव काशीराम साहब ने मोर्चा किया, उन्होंने दल बनाया। क्या मानव काशीराम साहब
किसान कमजोर थे या गैर जिम्मेदार थे या बाबा साहब के विरोधी थे? नहीं, ना बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी थे, ना कमजोर थे, ना ही किसी की टीम थी। वो तो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा, समाज को समझाने निकले, राजनीतिक पार्टी बनाई, सामाजिक संगठन बनाया, कर्मचारियों का संगठन बनाया। और अगर आज आजाद समाज पार्टी मैदान में है तो वो इसलिए मैदान में है क्योंकि आजादी के 75-76 साल बाद भी हमारे लोगों के आंसू नहीं सूखे हैं। ये बिहार में आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या बिहार का नौजवान पलायन नहीं करता है? बताओ साथियों, करता है नहीं करता है? सबसे ज्यादा मजदूर कहां से जाते हैं देश में? क्यों ये मजदूरों का प्रदेश है क्या? सबसे ज्यादा आईएएस भी यहां से जाते हैं और सबसे ज्यादा मजदूर भी यहां से जाते हैं। क्यों? इसलिए जाते हैं क्योंकि यहां की सरकार को फर्क नहीं पड़ता। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, इससे पहले भी सरकार नहीं, सबके लिए कह रहा, सबके राज्य में पलायन हुआ। और मैंने तो कोरोना काल देखा है, हिमांशु जी बैठे, महेश जी बैठे, मेरे आज भी याद है दिल्ली में जब कोरोना काल था तब मजदूरों को निकाला गया था, बस स्टैंड में जगह नहीं थी, रेलवे लाइन बंद थी, रेल नहीं चल रही थी। किसी सरकार में या यहाँ की हुआ दिल्ली की आपको भरता भेजने के लिए रेल की व्यवस्था नहीं थी, जो आज पुल बरसाने के बाद हमने तो अपनी आंखों से देखा। इधर डंडा मारती थी पुलिस, उधर से डंडा मारती, इधर से भाग जाते थे। कोई पुल के नीचे को जाता था सड़े वगैरह पानी में, भूखे प्यासे, जो कुछ हमसे बनता था हम लोग कोशिश कर सकते देते थे कि भाई खाओ, क्योंकि हमारे लोग हमें दर्द होता है, मजदूर हमें तकलीफ होती है उनके आंसुओं से। कोई अपने बच्चे को बैग पर लटका के पैदल पैदल आ रहा है, कोई पेट के आगे मर गया, कोई प्यास से मर गया, कोई पूछने वाला नहीं। ये जिंदगी है मजदूरों की। और आप देखो इन वर्गों में 80-80% मजदूर हैं आज। बिहार में मैं गया, जब बाढ़ आती है 3 महीने किस तरह के हालात होते हैं। क्या ऐसा हो गया? एक तरफ हम चांद में चले गए, मंगल की तस्वीरें भेज रहे, दूसरी तरफ हम बिहार में बाढ़ का इलाज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि बाढ़ के नाम पे हर साल पैसा आता है, आपदा के नाम पे उस पैसे से अपने घर भरे जाते हैं। ये सबके मामला। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो दिखाना चाहता हूं, आपको देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जब आप दोनों हाथ उठाओगे तो ये महिलाओं का हाथ नहीं उठे तो इसलिए मैंने बिठाया। अच्छा उठ गए, उठ गए। आपको हीरे दिखाता हूं, हीरे देखने। ऐसा ना हीरे देख के ईडी वाले आ जाए, इनकम टैक्स वाले आ जाए, और आए जाए क्या करे, जो अपने पास है वो दिखाना पड़ेगा। हम पे जो है वो आपका। ये हीरे आए हैं कवई, अजनपुर विधानसभा, आलापुर, अंबेडकर नगर। ये हीरे वहां से आए और ये दूसरे हीरे भी अंबेडकर नगर के हैं और ये तीसरे हीरे भी अंबेडकर नगर के। और ये हीरे भेजे हमारे लिए हमारे परिवार के लोगों ने। यहां तो भारतीय राजनीति में सब कुछ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अमीर का बेटा प्रधान बनेगा, अमीर का बेटा चेयरमैन बनेगा, अमीर का बेटा जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, अमीर का बेटा विधायक बनेगा, अमीर का बेटा शासक बनेगा। सब कुछ अमीरों के लिए। ये हीरे हैं जो मुझे दिए गए थे। नहीं अच्छा, पैसे पैसे दिया।
हीरे कहां से आए, कब आए? ये हीरे आए तब जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का। अंबेडकर नगर के लोगों ने भेजे। ये देखो, इस नोट को देखो, इसका जो एक्चुअल वजन है उससे 3-4 गुना वजन है इसमें। कैसे बढ़ा पता है आपको? हमारे लोगों के पसीने से। ये हजारों मजदूरों के हाथ से निकल के आया नोट। और ये देखो ये सिक्के, इनको कमाने में मेरे लोगों को सर से पैर तक पसीना आया होगा। देखो ये किसी गांव में इकट्ठा करके, ये देखो कितने प्यार से 1-1 रुपए के सिक्के, 2-2 रुपए के सिक्के भेजे मेरे लिए। ये हीरे, ये देखो, दिखे कैमरे वाला? बताओ भाई, दिखाओ। दिखे? ये हीरे हैं मेरे लिए। ये मेरी माओ ने भेजे, मेरी बहनों ने भेजे, सर पे ईंट उठा के, खेती करके। इसलिए भेजे कि मैं इन पैसों से बड़े बड़े राजनीतिक दलों का मुकाबला करके सांसद बन जाऊंगा। और लोकसभा में जाते जो बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब महापुरुषों अधूरा काम उसको पूरा करा। मैंने ये पैसे जिस देखे तो मैंने इनको खर्च नहीं किया, मैंने इनको उठा के रख लिए। इसलिए रख लिए कि मुझे याद रहे कि मैं किनके नोटों से और किनके वोटों से सांसद बना। मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, जब तक पैसे वाले नेता बनते रहेंगे तब तक पैसे वाले गरीबों की बात नहीं करेंगे। पैसे वाले कहाँ रहते हैं? महलों में। जिन महलों में आप घुस नहीं सकते। महलों वाले गरीबों के दर्द को जानते हैं क्या? महलों वाले गरीब के दर्द को समझते हैं क्या? महलों वाले गरीब के भूखे पेट को समझते हैं क्या? नहीं भाई, पता उनको कि गरीब के पेट में रोटी कैसे आती है। मुझे और इस मंच पे बैठे हर एक आदमी को फर्क पड़ता है। देखो, जब भूख के कारण किसी का बच्चा घर में होता है, क्योंकि हम आप में से एक। इसलिए आपको दिखाने के लिए लाया कि जितने नोट मिले उतने वोट मिले। एक पैसा किसी अमीर ने मदद नहीं की, सारे पैसे गरीबों ने मदद की। और बिहार के लोगों ने भी पैसे भेजे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जौहर साहब, अमर ज्योति साहब, हिमांशु साहब, कासिम साहब, कमल साहब, तोमर साहब, रामे प्रधान जी, दूसरे कमल बराड़ा जी, इस पीछे वाली टीम में बहुत सारे ऐसे साथी बैठे, अडवाल साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोगों ने, रविंद्र भाटी जी, अपना घर नहीं देखा पाए। और मैं धन्यवाद दूंगा जौहर भाई का, सुल्तान भाई का और कासिम भाई का। क्यों? जौहर भाई ईद में अपने घर में आए अपने बच्चों के बीच, कासिम भाई ईद में अपने घर में गए अपने बच्चों के बीच। और इसकी सुल्तान की इनकी वालिदा बीमार थी, इनकी मां वो हॉस्पिटल में थी, घर में गया। इनका मानना था कि जब तक हमारी आवाज नहीं बनेगी हम अब हमारी बात को कोई उठाएगा। और लोग हंसते थे, कहते थे कि भाई ये पैसे वालों के सामने कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, जो साहब कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बाहर नहीं। ये सच्ची तमन्ना है जो जेल से नहीं करती, 16 महीने जेल काटी लेकिन वो नहीं कहा। ये सच्ची तमन्ना है जिसने 250 लाठियां खाई लेकिन कभी आपके स्वाभिमान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। सच्ची तमन्ना है जिसके दांत तोड़ दिए गए, जिसकी रीढ़ की हड्डी में, मैं सच कह रहा हूं, घबराना मत, मरने वाला नहीं होगी और खेलने वाला नहीं। राजा 3 दिन से हालात है कि बैठ रहे
लेकिन ये दर्द मुझे नहीं रोक सकता। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब इससे भी पेट में भरा तो गोलियां चलाई, गोलियों से भी बच गया, गोली से भी नहीं मरा। उस दिन ये समझ में आया कि जन्म सिर्फ पैदा होकर रोटी खा के और दोबारा जन्म खत्म होने के लिए नहीं मिला, ये जन्म कुछ करके दिखाने के लिए मिला। लोग कोरोना से मर गए, खांसी जुकाम बुखार से मर गए, और अगर गोली भी आपके भाई का सीना नहीं चीर पाई, आपके भाई के साथ नहीं खींच पाई, तो उस दिन समझ आया कि किसी चीज से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। आपको कह रहा हूं बिहार के मेरे भाइयों, हिम्मत जुटाओ,